हेलो फ्रेंड्स। हेलो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। जी बिल्कुल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से यूपी पुलिस कांस्टेबल का जागरण सीरीज का जीके एंड जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो आपको एकदम मूवीज की तरह सुनकर याद हो जाएगा। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरू करते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन अजैविक नहीं है? सही उत्तर है पौधा। बिल्कुल, क्योंकि पौधा जैविक है, मतलब उसमें जीवन है न। हाँ, और इसी जीवन को बचाने के लिए आंदोलन हुआ था। प्रश्न 2, चिपको नारा पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था? सही उत्तर है सुंदरलाल बहुगुणा। और यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि ये जो स्थानीय प्रयास हैं, ये कैसे वैश्विक स्तर पर भी गूंजते हैं, जैसे वो पांडा वाला पुरस्कार। अरे हाँ। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? सही उत्तर है गोल्डन पांडा पुरस्कार, जो कि पर्यावरण का ऑस्कर माना जाता है, और रामसर कन्वेंशन भी तो है इसी दिशा में। जी। प्रश्न 4, रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्र भूमि दिवस है? सही उत्तर है 2 फरवरी। ये जो वेटलैंड्स हैं, ये हमारी पृथ्वी की किडनी की तरह काम करते हैं ना। हाँ, जब पानी वो साफ करते हैं। मतलब सब कुछ जुड़ा हुआ है। चलिए कुछ राष्ट्रीय उद्यानों की बात करते हैं। प्रश्न 5, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तो वैसे भी अपने विशाल वनों के लिए जाना जाता है। हाँ, और हमारा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा है। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था? सही उत्तर है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि पश्चिमी घाट का बहुत ही विविधता भरा इकोसिस्टम है। एकदम। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से क्या ओडिशा में स्थित नहीं है? सही उत्तर है सोनितपुर हाथी रिजर्व, क्योंकि सोनितपुर तो असम में है। सही पकड़ा। और शेरों के बारे में ये देखिए। प्रश्न 8, भारत में निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा एशियाई सिंह के लिए सुप्रसिद्ध है? सही उत्तर है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर तो दुनिया में एशियाई शेरों का इकलौता घर है ना कमाल की बात। और अब बात जमीन से आसमान की। प्रश्न 9, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? सही उत्तर है मॉन्ट्रियल। ये बहुत बड़ी सफलता थी विज्ञान और कूटनीति की। बिल्कुल। प्रश्न 10, ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? सही उत्तर है त्वचा कैंसर। इसीलिए वो बैन जरूरी था, ताकि इंसान सुरक्षित रह सकें। हाँ। प्रश्न 11, नामदाफा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। और इसी तरह इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन बनाने के लिए यूनेस्को का भी प्रोग्राम है। जी। प्रश्न 12, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व किस संगठन की पहल है? सही उत्तर है यूनेस्को, ताकि वन्य जीवों को बचाया जा सके। सही कहा। बाघों की बात करें तो प्रश्न 13, बाघों की घटती संख्या को संरक्षित करने के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? सही उत्तर है 1973। बाघ एक अम्ब्रेला प्रजाति है ना, उसे बचाया तो उसके नीचे का पूरा जंगल बच गया। शानदार बात कही आपने। प्रश्न 14, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है। सही उत्तर है उत्तराखंड। और इन सब संरक्षण के पीछे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी काम करती हैं। हाँ, जैसे कि ये। प्रश्न 15, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है 1948। तो प्रकृति से अब थोड़ा मानव समाज और कला की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। सिनेमा और साहित्य तो वैसे भी समाज का आईना होते हैं। प्रश्न 16, ऑस्कर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? सही उत्तर है वन बैटल आफ्टर अनदर। ये ऑस्कर और बुकर जैसे पुरस्कार ना हमारी संस्कृति को सहेजने का काम करते हैं। एकदम सही। साहित्य की बात करें तो प्रश्न 17, किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? सही उत्तर है बानू मुश्ताक। किसी क्षेत्रीय भारतीय भाषा का वैश्विक मंच पर पहुंचना बहुत बड़ी बात है। हाँ, और हमारे संस्कृति को हम झांकियों में भी देखते हैं। प्रश्न 18, गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? सही उत्तर है महाराष्ट्र। और संगीत में भी तो प्रतिष्ठित सम्मान मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं। प्रश्न 19, वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? सही उत्तर है जयंती कुमारेश। ये सभी कलाएं हमारे इतिहास का अभिन्न अंग है ना? और सिनेमा का एक और सवाल। प्रश्न 21,
79th बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मणिपुरी फिल्म कौन सी है? सही उत्तर है बूंग। वाह, एक मणिपुरी फिल्म का बाफ्टा जीतना बहुत गर्व की बात है। सच में। और अर्थशास्त्र को कैसे भूलें? प्रश्न 21। जून 2025 में अर्थशास्त्र में योगदान के लिए किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को पुण्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही उत्तर है विजय केलकर। बहुत प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं वो, और वो बानो मुश्ताक वाली किताब का अनुवाद भी तो लिस्ट में है। हाँ, ये रहा। प्रश्न 22। दीपा भस्ती द्वारा अनुवादित बानो मुश्ताक के किस संग्रह ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता? सही उत्तर है हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प, नाम ही बहुत सुंदर है। और सिनेमा के एक दिग्गज का भी जिक्र है। प्रश्न 23। मोहनलाल को भारतीय सिनेमा में उनके प्रतिष्ठित योगदान के लिए सितंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही उत्तर है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। यदि एक टाइम मशीन में बैठते हैं और प्राचीन भारत चलते हैं, इतिहास के राजवंशों के दौर में। बहुत बढ़िया। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है दोस्तों। प्रश्न 24। निम्नलिखित में से किस शासक ने प्राचीन भारत में दक्कन में सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया? सही उत्तर है गौतमीपुत्र शातकर्णी। और उनके अलावा भी कई अलग अलग राजवंश थे। हाँ, जैसे कि ये प्रश्न 25। रुद्रदामन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? सही उत्तर है शक। शक वंश। और अगर अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखें तो कुषाण बहुत महत्वपूर्ण थे। बिल्कुल। प्रश्न 26। भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक किस वंश का राजा था? सही उत्तर है कुषाण। क्योंकि बड़े पैमाने पर सिक्कों का मतलब है कि उनका व्यापार रोम और चीन तक फैला था। सही कहा। और शुंग वंश भी था। प्रश्न 27। शुंग राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? सही उत्तर है पुष्यमित्र। इतिहास सिर्फ युद्ध नहीं है, राजाओं के व्यक्तिगत शौक भी इतिहास बनाते हैं। बिल्कुल, जैसे समुद्रगुप्त का ही उदाहरण। प्रश्न 28। समुद्रगुप्त के कुछ गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे कि एक सिक्के पर उसे बजाते हुए दिखाया गया है। सही उत्तर है वीणा। मतलब एक महान योद्धा संगीत प्रेमी भी हो सकता है। हाँ, और विज्ञान भी तो चरम पर था। प्रश्न 29। आर्यभट्ट को के सबसे महान खगोलविदों में से एक माना जाता है? सही उत्तर है गुप्तकाल। गुप्तकाल को स्वर्ण युग ऐसे ही नहीं कहते। एकदम। और कूटनीतिक रिश्ते भी बनते थे। प्रश्न 30। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह निम्नलिखित में से किस वंश में करवाया था? सही उत्तर है वाकाटक वंश। और इसी दौर में तो विदेशी यात्री भी आते थे भारत। जी हाँ। प्रश्न 31। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आए थे? सही उत्तर है चंद्रगुप्त। वो ज्ञान की तलाश में तो भारत आते थे। प्रश्न 32। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था। सही उत्तर है मगध। और ये एक और सवाल उसी यात्री पर। प्रश्न 33। निम्नलिखित बौद्ध भिक्षुओं में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान चीन से भारत आया था? सही उत्तर है फाहियान। तो प्राचीन साम्राज्यों के पतन के बाद अब सवाल है कि आधुनिक राष्ट्र कैसे चलते हैं? हाँ, आधुनिक देश चलते हैं अर्थव्यवस्था के स्कोरिंग सिस्टम से और संविधान की रूल बुक से। बहुत सही उपमा है। तो अर्थव्यवस्था देखते हैं। प्रश्न 34। जीएनपी का क्या अर्थ है? सही उत्तर है ग्रॉसरी नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और बाजार को कंट्रोल करने वाली संस्थाएं भी हैं, जैसे सेबी। प्रश्न 35। सेबी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? सही उत्तर है 1992। जो निवेशकों के पैसे की सुरक्षा करती है। और महंगाई भी तो एक बड़ा फैक्टर है। अरे हाँ, महंगाई। प्रश्न 36। मुद्रास्फीति क्या है? सही उत्तर है वस्तु तथा सेवाओं की कीमतों में वृद्धि। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो जब पैसा ज्यादा हो और सामान कम तो कीमतें बढ़ती हैं। सीधी सी बात है। और आय भी जरूरी है। प्रश्न 37। औसत आय को भी कहा जाता है। सही उत्तर है प्रति व्यक्ति आय। और इस मुद्रास्फीति को नापने का एक पैमाना भी होता है भारत में। जी। प्रश्न 38। भारत में मुद्रास्फीति के आधार पर मापा जाता है। सही उत्तर है थोक मूल्य सूचकांक, जो थोक बाजार की कीमतें मापता है। अब अपनी रूल बुक यानी संविधान पर आते हैं। प्रश्न 39। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? सही उत्तर है अनुच्छेद 14।
ये कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। बिल्कुल। प्रश्न 40, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि वे सभी कानून जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत हैं, शून्य होंगे? सही उत्तर है अनुच्छेद 13। मतलब मौलिक अधिकार सबसे ऊपर है। और वो सामाजिक सुधार भी है इसमें। हाँ। प्रश्न 47, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? सही उत्तर है अनुच्छेद 17। ये समाज के लिए बहुत जरूरी कदम था। हाँ। प्रश्न 42, मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन से अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 20-21। क्योंकि ये जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है, इसे कोई नहीं छीन सकता। और अगर अधिकार छीने तो क्या करें? प्रश्न 43, किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 32, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। बिल्कुल। शिक्षा भी हमारा अधिकार है। प्रश्न 44, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की आयु क्या है? सही उत्तर है 6 से 14 वर्ष। और वो जो अनुच्छेद 32 है, उसमें रिक भी तो होते हैं ना? जी हाँ। प्रश्न 45, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कितने रिट प्रत्याभूत हैं? सही उत्तर है 5। जो आम नागरिक को सीधा न्याय दिलाते हैं। और शिक्षा के अधिकार का कानून भी बना था। प्रश्न 46, शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? सही उत्तर है 2009। और तानाशाही रोकने के लिए गिरफ्तारी को लेकर भी नियम है। हाँ। प्रश्न 47, गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की समय अवधि क्या है? सही उत्तर है 24 घंटे के भीतर। ये नागरिक की बहुत बड़ी सुरक्षा है। और इसी से जुड़ा आखिरी संविधान का सवाल। प्रश्न 48, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा गया है? सही उत्तर है मौलिक अधिकार। तो संविधान तो बन गया, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में जमीन पर इसे लागू कैसे करेंगे? यही तो बात है। और जमीन की विविधता देखिए पहले। प्रश्न 49, रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ है? सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। जहाँ कोयला है वहाँ आसपास उद्योग भी होंगे। हाँ, जैसे दुर्गापुर। प्रश्न 550, दुर्गापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है इस्पात संयंत्र, स्टील प्लांट। क्योंकि स्टील बनाने के लिए कोयला चाहिए ही चाहिए। एकदम। और सोने की खदानें भी हैं। प्रश्न 551, कर्नाटक का कोलार शहर अपने के लिए प्रसिद्ध है। सही उत्तर है सोने की खदानों। वही KGF मूवी वाला कोलार। अरे हाँ। और जंगल भी देखिए। प्रश्न 552, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भूगोल में बहुत अमीर है। और मिट्टी भी अलग अलग है। प्रश्न 553, काली मिट्टी उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है। सही उत्तर है कपास, जो ज्वालामुखी के लावा से बनती है। जी। और वन भी अनोखे हैं हमारे पास। प्रश्न 554, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। सही उत्तर है सुंदरबन। एकदम दलदली इलाका और खारा पानी। और मौसम भी तो देखिए। प्रश्न 555, उत्तरी मैदान में ग्रीष्म ऋतु में बहने वाली गर्म हवा कहलाती है। सही उत्तर है लू, जिससे गर्मियों में बहुत परेशानी होती है। हाँ। प्रश्न 56, भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? सही उत्तर है मानसूनी। और कहीं तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, जैसे यहाँ। प्रश्न 57, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? सही उत्तर है शिलांग। मेघालय के पहाड़ बादलों को रोक लेते हैं। बिल्कुल। अब इतनी विविधता में शांति कैसे बनेगी? यहीं उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन काम आता है। प्रश्न 58, उत्तर प्रदेश पुलिस के संदर्भ में PACE का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है प्रादेशिक आर्म्ड कॉन्स्टेब्यूलरी। पुलिस की संरचना बहुत सटीक तरीके से काम करती है जमीन पर। हाँ, एक चेन है पूरी। प्रश्न 59, पुलिस विभाग की सबसे छोटी इकाई क्या है? सही उत्तर है पुलिस चौकी, थाना। और जिले का पूरा कंट्रोल किसके पास होता है? वो इनके पास है। प्रश्न 60, जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? सही उत्तर है जिला मजिस्ट्रेट DM। एकदम सही। और पुलिस का एक चिन्ह भी है। प्रश्न 61, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? सही उत्तर है मछली। और फिर से वो प्रतीक वाला सवाल थोड़ा अलग रूप में। प्रश्न 67, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? सही उत्तर है मछली।
ये तो हमने अभी डिस्कस किया ही है। हाँ, और पीएसी का कानून कब आया? प्रश्न 68। उत्तर प्रदेश आर्म्ड कॉन्स्टिब्यूलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? सही उत्तर है 1948। तो समाज और व्यवस्था के नियमों के बाद अब थोड़ा विज्ञान और ब्रह्मांड के नियमों को देखते हैं। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है दोस्तों? विज्ञान हमारे आसपास ही है। प्रश्न 69। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या समान होता है? सही उत्तर है त्वरण। क्योंकि वैक्यूम में हवा का कोई प्रतिरोध नहीं होता। बिल्कुल। प्रश्न 70। दाब किस प्रकार की राशि है? सही उत्तर है अदिश। और इसी दाब का कमाल हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। जैसे गाड़ी के ब्रेक। प्रश्न 71। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? सही उत्तर है पास्कल का नियम। हल्का सा पैर का दबाव भारी गाड़ी रोक देता है। कमाल है ना? और अंतरिक्ष की बात करें तो प्रश्न 72। किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा? सही उत्तर है अपरिवर्तित रहेगा। भार बदल सकता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता। और ऊंचाई का असर देखिए। प्रश्न 73। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही उत्तर है घटता है। पहाड़ों पर सांस फूलने लगती है ना इसी वजह से। हाँ। प्रश्न 74। दाब की एसआई इकाई क्या है? सही उत्तर है पास्कल। उन्हीं वैज्ञानिक के नाम पर जिन्होंने वो नियम दिया था। और अगर पृथ्वी के अंदर जाएं तो प्रश्न 75। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होता है? सही उत्तर है 0। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण आपको हर तरफ से बराबर खींच रहा होता है। सही। प्रश्न 76। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया था? सही उत्तर है आइजैक न्यूटन। वो सेब गिरने वाली कहानी तो सबको पता ही है। हाँ। अब थोड़ा रसायन विज्ञान पर आते हैं। प्रश्न 77। वह अधातु जो चमकीली होती है? सही उत्तर है आयोडीन। सामान्य तौर पर धातुएं चमकती हैं, लेकिन ये अधातु होकर भी चमकती है। और हवाई जहाज में क्या लगता है? प्रश्न 78। हवाई जहाज के ढांचे बनाने में मुख्य रूप से किस धातु का उपयोग होता है? सही उत्तर है एल्यूमिनियम। क्योंकि वो हल्का और मजबूत दोनों होता है। एकदम। प्रश्न 79। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सही उत्तर है हीरा। जो कार्बन का ही एक रूप है। और कुछ मिक्स भी होते हैं। प्रश्न 80। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? सही उत्तर है सिलिकॉन। जिससे हमारे कंप्यूटर और फोन के चिप्स बनते हैं। बहुत खूब। प्रश्न 81। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है जिसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है? सही उत्तर है सोडियम। हवा में आते ही आग लग सकती है इसमें। खतरनाक है भाई। प्रश्न 82। वह कौन सी धातु है जो विद्युत की सुचालक होती है? सही उत्तर है ग्रेफाइट। जो हमारी पेंसिल की नोक में होता है। हाँ। प्रश्न 83। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? सही उत्तर है पारा। वही थर्मामीटर वाला पारा। बिल्कुल। अब हमारे शरीर के कंट्रोल रूम यानी दिमाग की बात करते हैं। प्रश्न 84। मस्तिष्क का वजन वयस्क मनुष्य में लगभग कितना होता है? सही उत्तर है 1300-1400 ग्राम। सिर्फ 1.5 किलो का दिमाग पूरे शरीर को चलाता है। और भूख प्यास भी। प्रश्न 85। भूख प्यास और शरीर के तापमान का नियंत्रण कौन करता है? सही उत्तर है हाइपोथैलेमस। ये हमारे शरीर का प्राकृतिक थर्मोस्टेट है। और संतुलन कैसे बनता है? प्रश्न 87। शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार है? सही उत्तर है अनुमस्तिष्क सेरिबेलम। इसी वजह से हम बिना गिरे साइकिल चला पाते हैं। प्रश्न 87। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सही उत्तर है प्रमस्तिष्क सेरिब्रम। जहां हमारी याददाश्त और सोचने की क्षमता होती है। और आखिरी साइंस का सवाल। प्रश्न 88। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सही उत्तर है तंत्रिका कोशिका। तो विज्ञान की इन अचूक संरचनाओं से वापस मानवीय समाज की तरफ लौटते हैं। जो दुनिया भर में लोकतंत्र के मंदिर हैं, उनकी बात करते हैं। अलग अलग देशों की संसदें। चलिए देखते हैं। प्रश्न 89। जापान की संसद का क्या नाम है? सही उत्तर है डायट। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि ये नाम आते कहाँ से हैं और क्या दर्शाते हैं। बिल्कुल। प्रश्न 90। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है ड्यूमा। जैसे ड्यूमा शब्द दुमात से आया है, जिसका मतलब है सोचना या विचार करना। बहुत दिलचस्प है। प्रश्न 91। इजराइल की संसद का नाम क्या है? सही उत्तर है नेसेट। हर नाम अपनी एक सांस्कृतिक पहचान दिखाता है। और पड़ोस में देखें तो प्रश्न 92। नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है संघीय संसद। और बांग्लादेश की भी है लिस्ट में। हाँ। प्रश्न 93। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? सही उत्तर है जातीय संसद।
ये नाम वहाँ की क्षेत्रीय पहचान से जुड़े हैं। और अफगानिस्तान में क्या कहते हैं? प्रश्न 94, अफगानिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है शोरा। और कुछ देशों की संसदों के नाम एकदम एक जैसे भी होते हैं। जैसे कि ये। प्रश्न 95, ईरान और मालदीव की संसद का नाम समान है, वह क्या है? सही उत्तर है मजलिस। मजलिस का मतलब ही है बैठने और चर्चा करने की जगह। अरे वाह! प्रश्न 96, ऑस्ट्रेलिया की संसद को क्या कहते हैं? सही उत्तर है संघीय संसद। जैसे नेपाल का था वैसा ही। हाँ। प्रश्न 97, ताइवान की संसद को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है युआन। और मंगोलिया का नाम बहुत अलग है। देखते हैं। प्रश्न 98, मंगोलिया की संसद को किस नाम से पुकारा जाता है? सही उत्तर है खुरल। तो कूटनीति और संसदों की इन गंभीर बातों से निकलकर अब थोड़ा मनोरंजन और साहित्य की चमकदार दुनिया में चलते हैं, जहां बड़े पर्दे के सितारे अपनी कहानी खुद लिखते हैं। प्रश्न 99, प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक की लेखिका कौन है? सही उत्तर है करीना कपूर खान। वो आम इंसान की तरह अपने संघर्ष और कमजोरियां भी साझा करते हैं। बिल्कुल। प्रश्न 101, एन ऑर्डिनरी लाइफ अ मेमोर किस अभिनेता की आत्मकथा है? सही उत्तर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इनकी कहानी में बहुत रिजेक्शन और मेहनत छिपी है। सच में। प्रश्न 102, एनीथिंग बट खामोश किस अभिनेता की जीवनी है? सही उत्तर है शत्रुघ्न सिन्हा। खामोश तो उनका बहुत मशहूर तकिया कलाम है ना। हाँ। प्रश्न 102, रोमांसिंग विद लाइफ किस एवरग्रीन अभिनेता की आत्मकथा है? सही उत्तर है देवानंद। और नई पीढ़ी के कलाकार भी लिख रहे हैं। जी। प्रश्न 103, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड किसकी पुस्तक है? सही उत्तर है आयुष्मान खुराना। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये जीवन के सबक देती हैं। और समाज सेवा की मिसाल भी हैं। प्रश्न 104, आई एम नो मसीहा पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है सोनू सूद। जो उन्होंने कोरोना के समय निस्वार्थ काम किया था ना, ये उसी पर है। एकदम सही। प्रश्न 105, खुल्लम खुला किस दिवंगत अभिनेता की आत्मकथा है? सही उत्तर है ऋषि कपूर। उनका तो अंदाज ही वैसा बेबाक था। हाँ। प्रश्न 106, अनफिनिश्ड अ मेमोयर किस अभिनेत्री की प्रसिद्ध पुस्तक है? सही उत्तर है प्रियंका चोपड़ा, जोनास। जो अब एक ग्लोबल स्टार बन चुकी हैं। प्रश्न 107, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली किसके द्वारा लिखी गई है? सही उत्तर है अनुपम खेर। बहुत ही अनुभवी और दिग्गज कलाकार है। और ये एक निर्देशक की आत्मकथा। प्रश्न 108, एन अनसूटेबल बॉय किस बॉलीवुड अभिनेता निर्देशक की आत्मकथा है? सही उत्तर है करण जौहर। और सिनेमा के अलावा कुछ गंभीर साहित्यकार भी हैं इस लिस्ट में। हाँ, कुछ जोड़े हैं जो सम्मिलित नहीं हैं। प्रश्न 109, निम्नलिखित में से लेखकों और पुस्तकों का कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? सही उत्तर है टू लाइव्स, बेनजीर भुट्टो। सही लेखक विक्रम सेठ। हाँ, क्योंकि टू लाइव्स विक्रम सेठ ने लिखी है। और आखिरी सवाल भी कुछ ऐसा ही है। प्रश्न 110, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा लिखित नहीं है? सही उत्तर है मैजिक सीड्स। सही लेखक वीएस नायपॉल। वीएस नायपॉल भी बहुत बड़े साहित्यकार हैं। और दोस्तों, इसी के साथ हमने 110 सवालों का ये बेहतरीन डीप डाइव पूरा कर लिया है। बिल्कुल। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।